हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। वेलकम टू 9th एपिसोड ऑफ संडे सॉल्यूशंस। इस एपिसोड के अंदर हम आपके हफ्ता भर के सवालों का डिटेल से जवाब देते हैं। सो अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो मूव करते हैं आज के संडे सॉल्यूशंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सर मेरा ब्लॉग है तो उसमें स्कीमा टाइप क्या होनी चाहिए? काफी सारे देख रही हूँ, कंफ्यूज हूँ, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट, आर्टिकल, ये सब। अच्छा, अगर आपका ब्लॉग है तो आपने चुप करके आर्टिकल स्कीमा अप्लाई कर देना है। ब्लॉग के ऊपर आपका आर्टिकल स्कीमा लगेगा। अगर आपकी लोकल एसईओ की वेबसाइट है, यानी कि आपका कोई लोकल बिजनेस है, तो उसके अंदर आपने बिजनेस जो रिलेटेड स्कीमा है उसको यूज करना है। और इसके अलावा बाकी जो आपके हैं ना, न्यूज टाइप की अगर कोई वेबसाइट हो तो उसके अंदर न्यूज का जो स्कीमा है वो लगाना है। सॉफ्टवेयर की कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर का स्कीमा अप्लाई करना है। तो स्कीमा की बहुत सारी टाइप्स हैं। इंशाल्लाह विद इन डिटेल हम इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट डालेंगे जिसमें आपको मैं सारे स्कीमाज अप्लाई करने के तरीके और उनको कहाँ पे यूज करना है ये सारा कुछ विद इन डिटेल बताऊंगा। तब तक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपके ब्लॉगिंग के रिलेटेड वेबसाइट है तो आर्टिकल स्कीमा अप्लाई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, स्कीमा डेटा ऐड किया उसके बाद कितने दिन में गूगल पर दिखाई देता है? अच्छा देखें, जब आप अपने स्कीमा डेटा को अपने पेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि सर्च कंसोल के अंदर जाके अपने साइट मैप को आपने अपडेट कर देना है। और उसके बाद गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली जहां तक हमने देखा है तो 7 डेज to 14 डेज के अंदर अंदर आपका स्कीमा डेटा जो है ना सर्व के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाता है और गूगल भी उसको पिक आउट कर लेता है। सो अगर आपने सही तरीके से स्कीमा डेटा अप्लाई कर दिया है तो सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लें। गूगल के डेवलपर टूल से आप चेक कर लें कि क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ है तो देन आप इसको छोड़ दें। देन फिर वो आगे गूगल का काम है। एक दफ़ा आप अपने साइट मैप को अपडेट कर दें और उसके बाद आपका स्कीमा डेटा 7 डेज to 14 डेज के अंदर अंदर गूगल पिक आउट कर लेगा। तीसरा क्वेश्चन है, सर प्लीज लॉन्च एन एडवांस लेवल एसईओ कोर्स विद ChatGPT-4। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट वगैरह नहीं डाली और ना ही पे यहाँ पे मैंने अनाउंस किया। वैसे हमारे बैच 5 की जो है ना रजिस्ट्रेशन जारी है। मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसको आपने फिल आउट करना है। जो भी उसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहता है या जो भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहता है तो वहाँ पे आप उस फॉर्म को फिल आउट करें और जब हमारी सीट्स पूरी हो जाएंगी तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा और प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और उसमें ChatGPT-4 को भी यूज़ किया जाएगा। ChatGPT-4, Bing और इसके अलावा हमारे पास गूगल बार्ड, इसको हम बहुत एडवांस लेवल के ऊपर यूज़ करना आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारी वेबसाइट पर दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक फॉर्मल शूज़ की, एक रनिंग शूज़ की, और हमने इनको एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए रिस्पेक्टिव कीवर्ड लगा रखे हैं, तो उन कीवर्ड्स में तो शूज़ का कीवर्ड भी आ रहा है, तो क्या आप गूगल कंफ्यूज नहीं होगा कि किस पेज को रैंक कराना है? सिमिलरली हमने दो पेजेस बना रखे हैं। एक में कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली और एक में कीवर्ड्स है डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई। तो अब इन दोनों में डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड कॉमन आ रहा है तो गूगल कंफ्यूज नहीं होगा और डी रैंक नहीं करेगा हमारी वेबसाइट। अच्छा, सबसे पहले देखें, अगर हम बात करें फॉर्मल शूज की और देन फिर रनिंग शूज की, तो इनके अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसी तरह से अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, इन दोनों के अंदर कीवर्ड का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप बीच के कीवर्ड को ना देखें, डिजिटल मार्केटिंग सेम आ रहा है या फिर शूज सेम आ रहा है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कीवर्ड्स। आपका जो मेन कीवर्ड बन रहा है ना वो डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई या फिर डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ये सेपरेट कीवर्ड्स हैं और गूगल को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं। मैंने यहाँ पे कीवर्ड ग्रुपिंग का एक लेक्चर डाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने कीवर्ड को किस तरीके से ग्रुप करना है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कीवर्ड को किस तरह से ग्रुप वाइज कैटेगराइज में डिवाइड करना है। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं तो एक्चुअली गूगल को वहीं से ग्रुप से ही समझ आ जाती है कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा कीवर्ड है। बीच में भले उसके बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कीवर्ड्स कॉमन आ रहे हों बट वो मैटर नहीं करते। गूगल जो आपके मेन कीवर्ड्स को देखेगा वो ग्रुप वाइज देखेगा कि आपका कौन सा ग्रुप किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कीवर्ड ग्रुपिंग की वीडियो को देख लें और उसके साथ कंटेंट कवरेज की वीडियो को भी देख लें। आपके ये दोनों क्वेश्चंस वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम वेटिंग बट यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। क्या हम एसईओ के लिए गेस्ट पोस्ट डू फॉलो बैकलिंक बना सकते हैं? इसके बारे गूगल की क्या पॉलिसीज हैं? क्या गेस्ट पोस्ट डू फॉलो बैकलिंक बनाना इलीगल है अकॉर्डिंग टू गूगल? काइंडली प्रोवाइड गाइड। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि ये क्वेश्चन पिछले लास्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर भी आंसर हो चुका है। वंस अगेन मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। गेस्ट पोस्ट के थ्रू आप डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हैं और ये चीज़ लीगल है, इलीगल
लीगल नहीं है। लेकिन इससे बैकलिंक लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्वालिटी देन फिर आपने रेलेवेंसी देखनी है। अगर आपकी वेबसाइट डॉग के रिलेटेड है तो जहाँ से आप डू फॉलो बैकलिंक लें वो भी डॉग के रिलेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट क्रिकेट के रिलेटेड है तो जिस वेबसाइट से आप डू फॉलो बैकलिंक लें वो भी क्रिकेट के रिलेटेड होनी चाहिए, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि सबसे पहले आपने क्वालिटी भी देखनी है उस वेबसाइट की। ऐसी वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक लें गेस्ट पोस्ट के थ्रू जिसके ऊपर ट्रैफिक हो। एंड सेकंड वन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट के रेलेवेंट भी होनी चाहिए। इरेलेवेंट साइट से अगर आप बैकलिंक लेंगे तो आपकी साइट को पेनल्टी पड़ सकती है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल यूँ है, आपकी वेबसाइट क्रिकेट के रिलेटेड है और आपने कैट के रिलेटेड वेबसाइट से लिंक ले लिया तो ये एक तरह से इरेलेवेंट चीज़ हो गई। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। अगर आप रेलेवेंसी के साथ जाएंगे तो देन फिर कोई इश्यू नहीं है गूगल को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर मीडिया बाइंग एंड एसईओ, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट, बिजनेस ओनर लीड्स फुल फ्री, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हिच बिजनेस ओनर नीड्स माय सर्विस, हाउ टू आउटरीच देम और अप्रोच देम। अच्छा खैर, ये एक बहुत बड़ा डीप क्वेश्चन है। इसके हवाले से क्लाइंट हंटिंग के ऊपर हम एक बहुत जल्द एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हर वीक आपको क्लाइंट हंटिंग के बारे में एक टिप और एक प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू समझाया जाएगा। एक्चुअली क्लाइंट हंटिंग ही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस पूरी फ्रीलांसिंग मार्केट या जितने भी यहाँ पे हमारे पास लोकल मार्केट है, जितने भी फ्रीलांसर हैं या न्यू लर्नर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इशू यही है कि काम भी आता है लेकिन क्लाइंट्स नहीं है। तो क्लाइंट कैसे हंट करने हैं, ये एक बहुत डीप तरीके हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस क्लाइंट हैंडलिंग ये सीरीज के अंदर शेयर करूंगा। यहाँ पे टिप ये है कि आप गूगल माय बिजनेसेस के डिफरेंट बिजनेसेस को एक्सप्लोर करें। ऐसे तमाम बिजनेसेस जिनकी रेटिंग एवरेज है तो उन बिजनेसेस को अप्रोच करें और इसके अलावा फिर आप उन बिजनेसेस की वेबसाइट्स को देखें। ऐसी तमाम वेबसाइट जो कि गूगल के तीसरे चौथे पेज के ऊपर पड़ी हुई हैं तो उनको आप आउटरीच करें, ईमेल करें। उनके ज़्यादातर कोशिश करें कि उनके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, अगर व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है तो आप उनका ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल है उसके ऊपर ईमेल करें। उसके अलावा साथ में उनके सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं तमाम के ऊपर आप आउटरीच करें। ये ना हो कि जस्ट आप एक बंदे को एक ईमेल करके बैठ जाएं। आपने जब भी किसी बंदे का डेटा निकालना है तो पहले सबसे पहले उसका ईमेल, देन उसके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे, और इसके अलावा उसका व्हाट्सएप नंबर। तो आपने जो भी मैसेज लिखना है हर जगह पे आपने उसको ड्रॉप आउट करना है। तो यूँ ये होगा कि कहीं ना कहीं पे आपका मैसेज देख लिया जाएगा और अगर आपने अच्छे तरीके से उनको आउटरीच प्रपोजल भेजा होगा तो वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। और अगर एक दफ़ा उनका रिप्लाई आ गया तो ये देन फिर आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको एंगेज कर पाते हैं कि नहीं। तो ये थी आज की संडे सोल्यूशन। मिलते हैं अगले संडे सोल्यूशंस के अंदर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।